अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसा आपने देखा 27 फरवरी 2019 को जब हिंदुस्तान ने बेतहाशा जारहाना एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में और पाकिस्तान के कई दरख्त को शहीद किया था, उसके जवाब में पाकिस्तान ने 2 वॉर प्लेन्स को ना सिर्फ गिराया, उसमें विंग कमांडर अभिनंदन की गिरफ्तारी भी हुई। लेकिन जो पैगाम था, चाहे वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो, वज़ीर ख़ारजा हो, अस्करी क़यादत हो, वो यकजहत था और एक आवाज़ में था कि हम सिर्फ़ और सिर्फ अमन चाहते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई जारहाना कार्रवाई की जाएगी तो पाकिस्तान का ये बुनियादी हक है कि वो अपनी दिफा कर सके। और हमने देखा कि आने 2 सालों में ना सिर्फ 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी एनेक्सेशन हुआ, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के DGMOs के रवाबत के बाद अब एक सीज़ फायर मुआहदा जो 2003 का सीज़ फायर मुआहदा था उसकी बहाली हुई है, तो उस पर भी बात करेंगे आज, क्योंकि 27 फरवरी और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट का 2 साल का एनिवर्सरी है। हमारे साथ हैं बात करने के लिए सीनियर तज्जिया एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद साहब शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त हमें देने का। सबसे पहले तो ये बताइएगा जनाब, इट्स 27 फरवरी 2021, सर क्या पाया क्या खोया, पाकिस्तान के लिए क्या लेसन है फ्रॉम 27 फरवरी 2019 और अब आने वाले सालों में? अब इस तरह इतनी बड़ी एयर वॉर जो कि शायद 71 के बाद इस तरह का कोई वाकया हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के जो तैयारे थे वो हवा में आमने सामने आ गए, किस तरह देखते हैं जनाब? जी, मैं 2-3 चीज़ें मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह हैं। एक तो ये कि कन्वेंशनल डिटरेंस रीइंफोर्स हुई, यानी अगर न्यूक्लियर पावर्स थी और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, इंडिया भी है, तो ये तसव्वुर कर लेना किसी के लिए कि पाकिस्तान एक इर्रेस्पॉन्सिबल या टेंटेटिव या टेनुअस किस्म की न्यूक्लियर पावर होगी, वो नहीं है। पाकिस्तान ने कन्वेंशनल अपनी कैपेबिलिटी से वाज़ेह किया कि डिटरेंस कन्वेंशनल रिजीम में भी, डोमेन में भी बहुत इस्टेब्लिश्ड है और उसका एक असर क्या। दूसरा, मेरे ख्याल में एक साइकोलॉजिकल असेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी जो कि उससे हासिल हुई। भारत शायद ये समझता था कि पाकिस्तान ओवर द ईयर्स शायद इस तरह का जवाब नहीं दे पाएगा, शायद एक माशी लिहाज से चूँकि पीछे रह गया तो शायद उसकी दिफाई क़ुव्वत में भी कुछ ना कुछ कमी आई होगी। लेकिन उसने देखा कि जहाँ जहाँ पर कमी थी उसको किस तरह स्ट्रैटेजी के साथ और किस तरीके से ट्रेनिंग और बेहतर सिलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट और उसकी कॉम्पोजिशन जो थी उसके साथ किस तरीके से हमने उसको पूरा किया, तो उससे पाकिस्तान की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस और रेडनेस का भी अंदाज़ा हुआ। तीसरा, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को बहुत एक कॉन्फिडेंस मिला इस चीज़ पे कि उनकी एयरफोर्स भी और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस भी पाकिस्तान का दिफा करना जानती हैं और किसी भी लेवल तक जाकर और इतने बड़े मुल्क के खिलाफ और इतने बड़ी मुल्क एक दुश्मन मुल्क की दिफाई कुव्वत के खिलाफ भी एक बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर सकती हैं। चौथी बात मेरे ख्याल में क्विकली वो ये है कि दुनिया भर में इस ऑपरेशन की, पाकिस्तान एयरफोर्स के इस ऑपरेशन की बहुत तारीफ हुई है, इन द मैनर दैट इट वाज कंडक्टेड, इन द मैनर जिस तरह कंसीव किया और जिस तरीके से एग्जीक्यूट किया। तो ये 4 बड़े टेकअवेज मैं देखता हूँ 27 फरवरी 2019 से। नहीं शहजाद साहब, थैंक यू। तो बहुत ही कंसाइज तरह से आपने ये 4 बुनियादी नुकात हमें बता दिए। इसके साथ जो अभिनंदन की फुटेज रिलीज़ हुई है आज 2 साल बाद, जिसमें वो भी यही फरमा रहे हैं कि ख़ित्ते के लिए अमन बहुत मुस्बत है और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जंग इस तरह नहीं होनी चाहिए, उस हवाले से सर क्या कहते हैं एट द न्यू फुटेज रिलीज टुडे? देखिए, मुझे नहीं पता अभिनंदन ने किस कैफियत में या किस वक्त और किस हालत में यह बयान दिया। इस लेवल पे जो होते हैं प्रोफेशनल्स, वो सिर्फ अपनी काम की हद तक इन्वॉल्व होते हैं। इतनी बड़ी बात कह देना, ये तो पॉलिटिकल लीडरशिप्स ऑफ जो मुल्कों की होती हैं उनका काम होता है। तो इसके ऊपर देखिए कि पाकिस्तान बड़े अरसे से ये कह रहा है कि पाकिस्तान और भारत को मिलकर अपने मसाइल को हल करना है, चाहे वो कश्मीर का मसला ही क्यों ना हो। उसके बाद ये पैगाम पाकिस्तान की हाईएस्ट लीडरशिप से
प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स ने ये बारहा ये पैगाम दिया है। ये सिर्फ बीजेपी का जो पीरियड है पिछले तकरीबन अब समझिए तो 60 साल होने को आ गए, इसमें तातुल की जो कैफियत पैदा हुई उस वक्त हुई, और ज़ाहिर है 2008 के बाद भी आपने देखा कि मुंबई का जो वाक़या हुआ तो एक तातुल बहुत बड़ा आया तो उसके अंदर। अब इन दोनों मुल्कों को न्यूक्लियर मुल्क है। तीसरा एक और याद रखें कि जब ये मामला अब सिर्फ पाकिस्तान और भारत का नहीं रह गया, अब चीन को भी अपनी एक और स्ट्रेटेजिक गलती की वजह से वो उलझा बैठा है खत्ते के अंदर भारत। तो अब चीन भी एक न्यूक्लियर पावर, इंडिया और पाकिस्तान। तो मेरा अपना ख्याल है कि इसका एहसास अब दुनिया भर में भी है, भारत के अंदर भी है, और भारत की अपनी अंदरूनी मुश्किलात। मैं शहजाद साहब सेपरेटली सर जरा चीन पे भी आना चाहूंगा, और जो गुज़िश्ता दिन कुछ डेवलपमेंट्स आए, इससे पहले सर आपने देखा यूरोपियन यूनियन के अपने जो इंडिपेंडेंट तंजीमें हैं उनकी जो रिपोर्ट्स थी, डिसइंफो लैब्स की जो सारी रिपोर्ट थी, उसमें बताया गया कि किस तरह डिसइंफॉर्मेशन के ज़रिए हिंदुस्तान के तहत जो इस तरह की हिंदुस्तान के मातहत जो तंजीमें हैं, NGOs हैं, वो किस तरह पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर डिस्क्रेडिट कर रही हैं। आपको याद होगा कि कहा गया कि पाकिस्तान के भी हमने F-16 गिराए हैं, जबकि अमेरिका का कहना था, और ये फॉरेन पॉलिसी में भी बात छपी कि हमने गिनती की, हमने हिसाब किया, F-16 की जो सारी फ्लीट है दैट इज़ अकाउंटेड फॉर। तो गोइंग फॉरवर्ड सर, जब इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन हो, पाकिस्तान को शायद डिसइंफॉर्मेशन का जवाब डिसइंफॉर्मेशन से नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या इसी तरह अपने बयानिए को मुस्तहकम करना किस तरह करें वो? मेरा ख्याल है कि एक तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी बेहतर तौर पे इस्टेब्लिश हुई है। पाकिस्तान ने बातों की बजाय अमल से वाजे किया है। हमने देखिए अफगानिस्तान के अंदर जो एक रिलेटिवली बेहतर हालात पैदा हुए, उसमें पाकिस्तान का रोल, पाकिस्तान ने अपने अंदर दहशतगर्दी को ख़त्म किया। पाकिस्तान ने बड़ी हद तक अपना जो बॉर्डर है भारत के साथ उसको इस हद तक सील रखा कि किस किस्म की जो शिकायत पहले भारत को थी वो ना हो। तो पाकिस्तान ने बड़ा पॉजिटिव अमल किया। पैटर्न के अंदर अगर हमें निशाने पर रखा गया तो पाकिस्तान ने वो जो 34 के 34 नुकात जो बाद में 27 रह गए उनके ऊपर काम करते हुए उनको कम से कमतर करने की कोशिश की। तो पाकिस्तान अपने तौर पर अपनी हैसियत के अंदर, अपनी कैपेसिटी में जो कुछ मुमकिन है और उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और पॉजिटिव तरीके और मुस्बत तरीके से आगे जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वो है। और दूसरा, डिसइंफो लैब जो थी वो उसने भारत को खराब किया, भारत का इमेज खराब हुआ, पाकिस्तान का रिकवर हुआ। तो मेरा ख्याल है कि इसको यहीं पे अगर भारत सबक सीख जाए तो पाकिस्तान अपना जो काम कर रहा है अगर ये मुस्बत रहेगा तो ये खुद ही ये पैगाम बन जाएगा, एक अच्छा पैगाम जो कि दुनिया को नजर आएगा। अच्छा, बिल्कुल आखिर में शहजाद साहब, क्योंकि आपने भी जिक्र किया, जो गुज़िश्ता दिनों 2003 के सीज़फायर के मुआहदे की बहाली हुई है, और साथ में कौमी सलामती मुआवन डॉक्टर मोईद यूसुफ साहब ने भी कहा कि ये हमारी वजह से नहीं हुआ, कोई बैक चैनल टॉक्स की वजह से नहीं हुआ, ये एक सिलसिला था, उसमें DGMOs का भी किरदार था। सर, इसमें चीन का क्या रोल है, जो बार बार बात की जा रही है हमारे दफाई तज्ज़ियाकारों की जानिब से कि हिंदुस्तान एक टू फ्रंट जंग नहीं चाहता, कि हम हर महाज को नहीं खोल सकते लद्दाख के वाक़यात के बाद? आप किस तरह देखते हैं? मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि भारत को लद्दाख में चीन के साथ मजबूरन उनकी बात मानना पड़ी, और इसका जो उसका सबूत है वो ये है कि वो 1959 वाली LAC थी, वहां पर वापस चले गए हैं। यानी उन्होंने मान लिया है कि खासतौर पर ईस्टर्न सेक्टर के अंदर के वेस्टर्न सेक्टर के अंदर के वो LAC की पोजीशन 1959 वाली है, उसको काबिल कबूल है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन से पीछे हटे हैं। अब ये बात, इसके ऊपर बहुत ज्यादा भारत के अंदर बात हो रही है और कहा जा रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबमिट कर गई है चीन के आगे। मेरा ख्याल है कि उसका एक जो पैरेलल उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की है वो ये क्रिएट करने की कोशिश की है कि ना सिर्फ चीन बल्कि हम तो पाकिस्तान के साथ भी रवाबत बेहतर करके उसके साथ मामला सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हैव अ पीसफुल नेबरहुड। इट्स अ ट्विस्ट मेरी नजर में, पॉसिबल ट्विस्ट। दूसरी बात देखिए, अफगानिस्तान के अंदर जिस किस्म का अमन चाहिए अमेरिका को, वो अमन मेरे ख्याल में उसका एक और लाजमी जुज़ है भारत। अगर भारत और पाकिस्तान जब तक अमन के रास्ते पे नहीं आएंगे तो अफगानिस्तान में अमन शायद मुश्किल हो जाए। ये अमेरिका की सोच हो सकती है नई एडमिनिस्ट्रेशन की, और हो सकता है कि वो भी पीछे से काम किया। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारा जरा वक्त कम हो रहा है, तो इसी पर एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब, बहुत सर शो में शामिल होने का, थैंक यू फॉर योर टाइम। वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के तमाम सिलसिले की, और हमजा शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सरबराह
की जमानत की। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब के सरबराह हमजा शहबाज शरीफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई थी जुलाई 2019 में, उस सिलसिले में अब जमानत का फैसला देखने को मिला है। अब याद रहे कि कई करप्शन के केसेस थे और ये एक ओवरआर्चिंग एहतसाब ब्यूरो का एक एंटी करप्शन ड्राइव का एक हिस्सा था। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत कई बार यही सवाल उठाती रही कि हमजा शहबाज का जुर्म क्या है और क्या उस पर चार्ज फ्रेम क्यों नहीं होता। इस बार काफ़ी शानदार इस्तकबाल किया मुस्लिम लीग नवाज के कई कैंप्स ने, लाहौर में पहले से ही ऑर्गेनाइज किया हुआ था। इस सब पर बात करने के लिए, सियासी जाविये को भी देखने के लिए और उन्हीं जाविये को देखने के लिए हमारे साथ हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब, और साथ में कानूनदान हैं और एहतसाब ब्यूरो के केसेस और अकाउंटेबिलिटी लॉ पर उनकी गहरी नज़र रहती है आदिल चट्ठा साहब हैं, हु इज़ अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट। बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का, अपना कीमती वक्त देने का। मज़हर साहब, अगर आपसे आगाज़ करें सर, जो अब पाकिस्तान तरीके इंसाफ शुरू ही हो गई सर तनकीद करने कि जी हमजा शहबाज साहब की बाहर आने से अब PDM की क़यादत में भी दरारें पड़ जाएंगी। सबसे पहले सर, व्हाट डज़ दिस मीन फॉर PDM? ये अब रिवाइटलाइज होगी या आपको लगता है कि मामला ज्यादा पेचीदा होगा? किस तरह देखते हैं सर? जी शुक्रिया। देखिए, मुझे नहीं लगता कि PDM की पॉलिटिक्स में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आने जा रही है। कोई मुस्लिम लीग नून की सियासत में तब्दीली आने जा रही है। हमजा शहबाज जो है वो जमानत पे रिहा हुए हैं। हमारे यहाँ जमानत पे रिहाई में इतना इस्तकबाल होता है कि जैसे बरी हो गया है। अच्छा, उसकी बहुत सी वजूहात हैं कि हमारे यहाँ सियासी मुकदमा, हमारे यहाँ मुकदमात बनाए ही ऐसे जाते हैं। और फिर जाहिर है, आप अभी खुद ही आप बता रहे थे कि 2019 में गिरफ्तारी हुई, 2021 में जमानत हुई, और इस दौरान जो है वो केस ट्रायल तो बड़ी दूर की बात, चार्ज भी फ्रेम नहीं हुआ। इससे बड़ा जो है वो एहतसाब के पूरे अमल पर सवालिया निशान और क्या हो सकता है। 2-2, 2.5 साल आप लोगों को रखते हैं, चाहे वो फवाद हसन फवाद हो, आहद चीमा हो, माजी में भी चले जाएं तो मुकदमात इस तरह। तो हमारे यहाँ एहतसाब जो है वो इतना पोलिटिसाइज हो गया है और इतना सियासी अंदाज में टैकल होता है कि जब किसी की रिहाई होती है तो हमें उसके अंदर सियासत नज़र आती है, और जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो हमें सियासत नज़र आती है। यानी अब 2 तारीख को मरियम नवाज को नायब अदालत ने तलब कर लिया, इतने महीनों में तो तलब नहीं किया गया, अब तलब किया गया है तो ये लग रहा है कि गिरफ्तारी। अच्छा, जो लगता है आमतौर पर वही हो जाता है, और यही सबसे बड़ी इससे ये पूरे एहतसाबी अमल पर सवालिया निशान है कि उसमें किस तरीके से केसेस में तेज़ी आती है, किस तरीके से केसेस कम होते हैं। और ऊपर की सतह पे भी आप चले जाएं, जो माजी में बड़े हाई प्रोफाइल केसेस थे वो लापता हो गए हैं और नए केसेस आ गए हैं। बहुत से केसेस में फैसला भी हो गया, बहुत से केसेस में चीज़ें आगे भी बढ़ गई। तो ये तो हमारे यहाँ जो केसेस रिवॉल्व करते हैं वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, और यही पाकिस्तान में अदालती निज़ाम पर भी सवालिया निशान है और पाकिस्तान के सियासी निज़ाम पे भी। अब हमजा शहबाज की जो रिहाई है और उस तरीके से जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया है और मरियम नवाज खुद पहुंची हैं, तो एक तो उस तासुर को ज़ायल करने की कोशिश की गई है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज में कोई दरार पड़ी हुई है, कोई रिफ्ट है, और इसी तरीके से ऊपर की सतह पे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दरमियान कोई शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। लेकिन जो हमजा का रोल था वो उसी तरीके से इस वक्त बहुत ज़्यादा मुझे हमजा हाई प्रोफाइल में अपनी एक्टिविटी दिखाते फौरी तौर पे नज़र नहीं आते। अगर 2 तारीख को कहीं मरियम नवाज जो है वो गिरफ्तार हो जाती हैं और इस तरह की कोई डेवलपमेंट होती है तो अलग बात है, वरना तो ठीक। अच्छा मज़हर साहब, क्योंकि 2-4 मैं पॉइंट्स कवर करना चाह रहा था, पहले मैं ज़रा शराजी साहब का भी सवाल शामिल कर देता हूँ। जी शराजी साहब। इनफैक्ट मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि अब वो जेल से तो बहरहाल बाहर आ गए मज़हर साहब, तो इस
मौके पे अगर वो खामोश रहते हैं तो फिर क्या तसव्वुर किया जाए कि क्या वो मरियम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब के बयाने के साथ इत्तेफाक नहीं करते, और अगर वो उनके साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर हम क्या समझें कि शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज शरीफ का बयानिया भी अब वही हो गया जो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा का है। तो क्या लगता है, और फिर साथ में आप क्या देखते हैं कि अगर मरियम नवाज़ साहिबा जेल चली जाती हैं तो उसके बाद उसी बयाने को लेकर आगे चलेंगे हमजा साहब, या फिर हमें कुछ में बदलाव नजर आएगा? बहरहाल देखिए, बहुत ज़्यादा चेंज मुझे नहीं नज़र आती मुस्लिम लीग नून की पॉलिटिक्स में। उसकी एक बड़ी बुनियादी सी वजह है कि देखिए, मरियम नवाज़ का जो प्रोफाइल है वो बहुत हाई हो गया है, बहुत ऊपर चला गया है। मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी जो है वो बहुत आसान नहीं होगी। मरियम नवाज़ की गिरफ्तारी के जो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं। और याद रखें कि 3 मार्च को इलेक्शन है सेनेट का। 2 मार्च को अगर मरियम नवाज़ फर्ज करें अगर गिरफ्तार हो जाती हैं, जिसके मुझे खैर इम्कानात उसके कम नज़र आते हैं, लेकिन अगर हो जाती हैं तो उसके जो सियासी मज़मरात हैं वो बड़े संगीन होंगे। और जाहिर है फिर हमजा शहबाज ही रह जाएंगे कि हमजा शहबाज फिर पॉलिटिक्स करें, तो उससे ये तासुर और ज़्यादा जोर पकड़ जाएगा कि शायद नवाज शरीफ की पॉलिटिक्स थोड़ी सी पीछे हो रही है और एक मरतबा फिर शहबाज शरीफ की पॉलिटिक्स आगे हो रही है। सब डिपेंड करता है कि मरियम नवाज़ के साथ नैब जो है वो क्या करती है। उनकी गिरफ्तारी अमल में आती है, मरियम नवाज गिरफ्तार नहीं होंगी तो मरियम नवाज ही। ठीक सर, मैं ज़रा इसमें ये आदिल चट्टा साहब की भी राय शामिल कर लूँ। आदिल, ये बताइएगा कि जो तनकीद की जाती है कौमी एहतसाब ब्यूरो के केसेस की और चार्जेस के मुतालिक कि ज़मानत के हवाले से अगर आपने बात करनी है तो ये देखें कि फ़्लाइट रिस्क है, या ये देखें अगर तहकीक के साथ ताउन किया जा रहा है, या ये देखें कि एविडेंस को क्या सैबोटाज किया जाएगा। लेकिन उन सारे कानूनी नुकात को एक तरफ रख कर आदमी को ना सिर्फ गिरफ्तार कर दिया जाता है, चार्ज भी जिस तरह हमजा शहबाज साहब के केस में चार्ज भी साल बाद फ्रेम हुआ। इस हवाले से किस तरह देखते हैं आप हमारे एहतसाब के कवानीन को? बहुत शुक्रिया असद। इसमें जैसे आपने पॉइंट आउट किया अभी कि हमजा शहबाज को जून 2019 में गिरफ्तार किया गया था, और जैसे कि अदालती फैसले के अंदर लिखा हुआ है कि उनके खिलाफ जो रेफरेंस फाइल हुआ वो अगस्त 2020 में हुआ, और जो उन्हें चार्जशीट किया गया वो नवंबर 2020 के अंदर किया गया। और अभी तक उनके सिर्फ मुकदमे के अंदर 110 गवाहान में से सिर्फ 8 गवाह हुए हैं। तो ये जिस तरीके से ये मामलात को लेकर चला जा रहा है, और जिस तरीके से इस सिर्फ महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर जिस सतह पे आपके पास कोई ठोस शवाहिद नहीं होते, उस सतह पे जिस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उसके खिलाफ मेरा ख्याल है ये एक अदालती फैसला एक नज़ीर के तौर पे है कि लोगों की जो शख्सी आज़ादी है उसको एक ख़ास हद तक, जब तक आपने कुछ साबित ना कर लिया हो, उसको किसी शख्स को पाबंद सलासिल नहीं रखा जा सकता। और इसी तरह के हमने और भी बहुत से फैसले इन्हीं सालों में अदलिया की तरफ से देखे हैं, जिसमें से एक फैसला ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में भी था और इस तरह मीर शकील और रहमान के केस में भी था। बिल्कुल ठीक जी, इशराई साहब। तो आदिल साहब ये भी जानना चाहेंगे कि बुनियादी तौर पर जिस तरह मदर साहब भी कह रहे थे कि ज़मानत का हो जाना इस बात की गमाजी नहीं करता कि वो शख्स बेगुनाह था जो जेल के अंदर रहा इतने अरसे तक। तो बुनियादी तौर पे इस वक्त जो नून लीग एक इम्प्रेशन दे रही है कि शायद ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, आपको लगता नहीं कि उनके खिलाफ जो बहरहाल जो उन पे इल्ज़ाम है वो बड़ा संगीन है, और उसके खिलाफ जो एविडेंस भी खुद शहजाद अकबर साहब के जो एहतसाब के मुशीर हैं प्राइम मिनिस्टर के, उन्होंने भी और ख़ुद नैब ने भी जो एक तरह से चार्ज उनको किया है, आपको लगता है कि उसके अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे इस्टेब्लिश होता है कि कुछ ना कुछ माजी में ऐसा हुआ है जिनकी बुनियाद उनके खिलाफ केस बनाए? देखिए, किसी को गुनाहगार करना तो अदालत का काम है, और अदालत किसी को गुनाहगार करने का तयन सिर्फ उस वक्त कर सकती है जब अदालत ने तमाम शवाहिद अदालत के सामने पेश हो गए हों और तमाम जो एविडेंस है वो क्रॉस एग्जामिनेशन की सतह से गुजर गया हो, क्रॉस एग्जामिनेशन के टेस्ट पे पूरा उतरा हो। लेकिन उससे पहले ये कमेंट करना कि कोई गुनाहगार है कानूनी तौर पर या कोई गुनाहगार नहीं है, ये तो एक बहुत गैर संजीदा अप्रोच होगी। लेकिन अलबत्ता किसी शख्स को जो भी इसमें कानूनी मामलात होंगे वो अदालत में चलेंगे और अदालत उस पर अपना फैसला करेगी, मामलात का तयन करेगी एविडेंस के बाद। लेकिन फ़िलहाल तो जो मामला इस
बेल के बाद जो सामने आया है वो ये है कि किसी शख्स के खिलाफ जब कुछ साबित अदालत में नहीं हुआ और जब ट्रायल इतना स्लो चल रहा है, तो कैसे किसी शख्स की शख्सी आज़ादियों को इतने अरसे तक जो है किसी शख्स को पाबंद सलासिल रखा जा सकता है। ठीक। अच्छा, मज़हर अब्बास साहब, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर ज़रा बात करें तो इसमें शहबाज शरीफ साहब का और हमजा शहबाज का मरकज़ी किरदार था। अब आपने कहा कि, और बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कि कोई उस तरह की वाज़े तब्दीली तो नहीं देखने को मिलेगी, आने वाले दिन साबित करेंगे कि क्या चेंजेस नज़र आते हैं। लेकिन विद रिगार्ड्स टू पार्टी ऑर्गेनाइजेशन सर, जो पहले एक खौफ की लहर थी कि शायद कुछ MPAs ये बुज़दार हुकूमत तोड़ देगी, लेकिन फिर आपने देखा कि PMLN की नायब सदर का भी यही कहना था कि कुछ भी नहीं हुआ, पार्टी भी हमारी मुतहद रही और लोगों ने क्या कोशिश नहीं की। तो सर, विद रिगार्ड्स टू यूनिटी आपको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायम व दायम नजर आती है? देखिए, जो मेरा ख्याल है कि जो बहुत ही वर्स्ट सिनेरियो था उसमें तो मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट नज़र आई। और पिछले 2.5 साल में अगर हम देख लें, कुछ MPAs की मुलाकात भी बुज़दार साहब से कराई गई, उनको दोबारा भी दिखाया गया, वो आके अपनी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की। अदर देन दैट आपको कहीं भी मुस्लिम लीग नून किसी स्टेज पर ब्रेक होती हुई नज़र आई? वो मुझे तो नहीं नज़र आई। मेरे ख्याल में तो मुस्लिम लीग नून उस लिहाज से तो इंटैक्ट है। लेकिन एक बहुत सिग्निफिकेंट बात जो है वो ये, क्या वजह है कि मरियम नवाज साहिबा ने आज जो सेनेट में पंजाब में हुआ उसका जवाब देने से गुरेज किया। हालांकि एक तरीके से उन सारा कंसेंसस बना, मुस्लिम लीग नून के 5 सेनेटर्स मुंतखब हो गए, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि आप इस पे क्या तबसरा करेंगी, तो उन्होंने नो कमेंट कर दिए, या उन्होंने कहा कि मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन रहने दें। अब ये इसमें बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ऐन मुमकिन है कि वो जो MPAs हैं, जो मुस्लिम लीग नून के MPAs हैं, ऐन मुमकिन है कि उनकी मेजॉरिटी ने जो है वो ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ है, ऐन मुमकिन है कि शहबाज शरीफ साहब की कंसर्न इसमें शामिल हो। और अगर, क्योंकि नवाज शरीफ की अगर इसमें उस तरीके से डायरेक्टली कंसर्न है, तो फिर मरियम नवाज साहिबा ने क्यों अवॉइड किया इस सवाल का जवाब देने से? ये पॉलिटिकल बहुत अहम बात है कि वरना तो बहुत ऑब्वियस था कि जी हमने कंसेंसस बना लिया, कंसेंसस का टूट हो जाती, हॉर्स ट्रेडिंग होती, बहुत पॉलिटिकल जवाब दिया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ये जवाब देकर बहुत से सवालात खड़े कर दिए कि क्या उनकी मर्जी के खिलाफ ये सब कुछ हुआ है, क्या वो इसके खिलाफ थी जो हुआ है, और अगर ऐसा है तो फिर मरियम नवाज साहिबा इस मसले को क्या पार्टी की जो उनकी जनरल कौंसिल का इजलास हो रहा है उसमें इस मसले को टेकअप करेंगी? क्या नवाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रिएक्शन आएगा? तो नवाज शरीफ साहब की अशवाद इसमें शामिल है, जो कि एक तासुर है और दिया जा रहा है। तो फिर मरियम नवाज तो बहुत ओपनली ये बात करती कि हाँ जी एक हमने कोशिश की कि कंसेंसस बनाएं। ये मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बिंग क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है मजहर साहब, क्योंकि इसी पर वक्फा लेना है, वक्फे के बाद वो जारी रहेगी, रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दो राय। बात हो रही थी लाहौर की अदालत आलिया के हमजा शहबाज केस में जमानत का फैसला। मज़हर अब्बास साहब से पहले ज़रा आदिल चट्टा साहब से भी यही सवाल करते हैं। आदिल, आपने अभी जिक्र किया था अदालत आलिया के तफसीली फ़ैसले के मुतालिक, ये बताइएगा कि इसका हल क्या है? आपने ख़ुद कहा कि चार्ज में इतनी ताख़ीर होती है, केस को आगे बढ़ने में इतनी ताख़ीर होती है, ये तमाम शवाहिद को सामने रखने में इतना ज़्यादा डिले होता है। क्या कानून में तब्दीली लानी चाहिए, या ये सियासी विल की भी बात है कि आप इस कानून को गलत तौर पर इस्तेमाल करते हैं? किस तरह देखते हैं? शुक्रिया असद। इसमें कई फैक्टर्स बहुत अहम हैं। इसमें नैब की कैपेसिटी का भी क्वेश्चन है कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसके सिर्फ 1000 के करीब एम्प्लॉयज़ हैं, क्या वो सब सियासतदानों के खिलाफ तमाम करप्शन के मुकदमात की बेक वक़्त पैरवी कर सकता है, उनकी तहकीक कर सकता है और उनको इन्वेस्टिगेट करके ऐसे रेफरेंसेस बना सकता है जिनको मजबूत रेफरेंसेस कहा जा सके?
इसके साथ इसमें कानून में भी किसी हद तक जो है तब्दीली की ज़रूरत है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एक रेफरेंस को अदालत जो है, एहतसाब अदालत, वो 30 दिनों के अंदर अंदर उसका फैसला करेगी। अब 30 दिनों के अंदर अंदर तो शायद अगर अदालत डे टू डे ट्रायल भी चल रहा हो, फिर भी शायद 15-20 से ज़्यादा गवाह ना हो सके। और इसमें गालिबन इस एस्पेक्ट को भी देखने की ज़रूरत है कि नैब जिस तरह से केस बनाता है और उसके अंदर जिस तरह से 200 के करीब 150 के करीब गवाहान डाल देता है, क्या ये तरीका कारगर साबित होता है कन्विक्शन लेके आने के लिए नैब के लिए? मजहर साहब, अगर इससे जोड़ के सर एक सवाल आपसे भी कर लें, जो पीटीआई का कहना था कि हम सब के पीछे जाएंगे, हम एनआरओ किसी को नहीं देंगे, और अगर इसको सियासी तनाजुर में देखा जाए सर, तो फिलहाल कोई कन्विक्शंस भी नहीं हुई। आपने जिस तरह एक पुराने प्रोग्राम में भी जिक्र किया था, इसी तरह की कार्रवाई होती है, लोग अंदर जाते हैं और फिर टेंटेटिव मेरिट्स पे बेल भी हो जाती है, लेकिन कभी ये इस तरह का कोई इशू मंजिल तक नहीं पहुंचता सर। तो अगर आपने कन्विक्शंस में इजाफा करना है तो क्या आपके केस को ज़्यादा मजबूत होना है या नैब की कैपेसिटी ही ख़राब है, जिस तरह अभी आदिल कह रहे थे? देखिए, मैं आपको बताऊं, देखिए 2-3 चीज़ें प्रॉब्लम है जिनको दूर करने की ज़रूरत है। एंटी टेररिज्म एक्ट जब बना था तो उसमें क्या था कि 7 दिन के अंदर एंटी टेररिज्म कोर्ट फैसला करेगी। इसकी मुखालफत कहाँ से आई? इसकी मुखालफत सुपीरियर कोर्ट से आई कि नहीं जी ये कैसे, और उन्होंने 90% केसेस में या 80% केसेस में जो कन्विक्शन एंटी टेररिज्म कोर्ट से होती थी, उनकी अपील में फैसला जो है वो मुल्ज़मान के हक में चला जाता था। अच्छा, इसी तरीके से एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के जो फैसले थे उसके खिलाफ अपील भी महीने भर में निपटानी होती थी। अभी आपके सामने डैनियल पर्ल केस है, 18 साल, एक अपील को 18 साल लगे। ये सिर्फ कैपेसिटी और कैपेबिलिटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के उसमें नहीं है, ये स्टेट लेवल पे भी चीज़ें हैं, ये आपके जुडिशियल सिस्टम पे भी बड़े सवाल आते हैं। अब इसी तरह नैब को उठा लें आप, जब भी आप याद रखें, क्योंकि मैंने क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, कोर्ट रिपोर्टिंग भी की है, जब भी किसी केस के अंदर आप 2 चीज़ें करते हैं कि उस पर 50 मुकदमे डाल दिए, उस पर 100 मुकदमे डाल दिए, तो दरअसल बेनिफिट ऑफ डाउट आप दे देते हैं अक्यूज को। जब उसके खिलाफ आप 100-150 गवाह लिस्ट बनाते हैं, ये फेवर में जाता है अक्यूज के, क्योंकि 100-150 गवाह जब लाते हैं, अभी आप उज़ैर बलोच के केस में देख लें कि गवाहों की फहरिस्त इतनी लंबी थी, वो कट करके बल्दिया फैक्ट्री केस में उठा के देख लें कि जी फिर एक स्टेज पे आके पता चलता है कि आधे गवाह ड्रॉप कर दिए गए। एक केस बनाए, अगर एक सॉलिड केस है, एक केस बनाएं, उसके मिनिमम विटनेसेस हों, वो केस इतना स्ट्रॉन्ग हो कि उसके अनडिनाइबल एविडेंस हो, उसके बगैर आप गिरफ्तार करें ही नहीं मुल्जिम को। मुल्जिम की गिरफ्तारी होनी ही उस वक्त चाहिए जब आपके पास ऐसे एविडेंस हों कि जिसकी बुनियाद पे आप फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन आगे करके चार्ज कर सकते हैं। तीसरा मतलब वकला पे आता है, जो इनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हैं, उनकी ना कोई ट्रेनिंग है, उसके जो वाइट कॉलर क्राइम्स की कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन। ये जो सारी बातें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि नैब के कानून में, नैब में जो प्रोविंशियल डायरेक्टर्स नैब हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। नैब के अंदर पावर सिर्फ एक शख्स के पास है। जब तक आप डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करेंगे, आप कभी भी, आप अदालतें और बना ली गई हैं, 30 अदालतें और बन रही हैं, आप देख लीजिएगा कोई उनके रिजल्ट भी ऐसे ही निकलेंगे। नहीं सर, बिल्कुल ठीक फरमाया सर। बेतहाशा एक टॉप डाउन किस्म की ऑर्गेनाइजेशन है नैब, और तमाम इख्तियारात चेयरमैन में अब्जॉर्ब हुए हुए हैं। तो इसी पर ज़रा वक्फा ले। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर एनालिस्ट, सीनियर कॉलम नगार, बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून आदिल चट्टा साहब। इसके बाद बात करेंगे सिंध के कुछ इश्यूज़ के हवाले से, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI सिंध चैप्टर की तनकीद है गवर्नर इमरान इस्माइल साहब के बारे में। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में PTI या तो हुकूमत कर रही है या मखलूत हुकूमत की मेन
रुकन है। लेकिन सिंध में जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इक़्तिदार है, उधर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब जो कि हैं तो वफाक के नुमाइंदे, उन पर PTI सिंध के कारकुनान तनकीद कर रहे हैं कारकर्दगी के हवाले से और उनकी सेनेट के रिकमेंडेशंस के हवाले से। शराजी साहब, आई विल वेरी क्विकली थ्रो द क्वेश्चन टू यू सर, किस तरह देखते हैं सर PTI सिंध का इशू काफ़ी देर से चलता आ रहा है? नहीं, मेरा ख्याल में एक तो ये है कि वहाँ पे सेनेट इलेक्शन को लेकर शायद मुशावरत का सिलसिला वैसे नहीं हुआ जैसे कि होना चाहिए, और उसके अंदर मेजॉरिटी लोगों को जब आप इग्नोर करेंगे और एक मखसूस ग्रुप के साथ आप कंसल्टेशन के बाद इस तरह के फैसले करेंगे तो बड़ा नेचुरल होता है कि फिर इसी तरह का रिएक्शन आएगा। और इससे पहले भी हमने देखा है कि हलीम आदिल शेख साहब अगरचे उनको PTI में आए हुए तो कुछ ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, लेकिन सिंध असम्बली के अंदर भी जो पार्लिमानी लीडर है फिरदौस शमीम नकवी साहब, जिनकी बड़ी पुरानी एसोसिएशन है तहरीक इंसाफ के साथ, उनको हटा के तो हलीम आदिल शेख साहब को वहाँ पे लाया गया। तो मेरे ख्याल में इस तरह के फैसलों से यकीनी तौर पे पार्टी के वो लोग के जो बड़े अरसे से इमरान खान के साथ ये जद्दोजहद कर रहे हैं उनके ज़रूर उनके यहाँ मायूसी फैली होगी, और यही वजह है कि उसको लेके अब उनको लगता ही है कि अगर गवर्नर साहब ने और चंद दीगर अफराद ने मिल के बैठ के फैसले करने हैं और दीगर लोगों को इग्नोर किया जाएगा तो फिर यही होता है जो हो रहा है। लेकिन यकीनी तौर पर ऐसी सूरत हाल में जबकि तहरीक इंसाफ के लिए मजमूई तौर पर पूरे मुल्क के अंदर बहुत बड़े सियासी चैलेंजेस हैं, वहाँ पर ख़ुद PTI के अंदर से ये आवाज़ें उठना कि गवर्नर को तब्दील कर दिया जाए तो मेरा ख्याल में खान साहब के लिए बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। आप देखना ये है कि क्या वो अगर कंसर्न्स बड़े जेन्युइन हैं तो उनको एड्रेस करना पड़ेगा, और अगर नहीं करेंगे तो फिर ऐसी सूरत में हो सकता है कि खान साहब को सिंध के अंदर अपने कुछ देरीना कारकुनों को लूज़ करना पड़े। दो ही ऑप्शन हैं, अब देखना ये है कि खान साहब कौन सी ऑप्शन लेते हैं। अच्छा शराजी साहब, आपके करीब जो गवर्नर का ओहदा है आप तो सबसे अच्छी तरह जानते हैं कि उसकी अलामती हैसियत है, तो जब PTI के कारकुनान कहते हैं कि यहाँ कारकर्दगी ठीक नहीं है तो उनको क्या वो चाहते क्या हैं, और आपके करीब सर एक बहुत अच्छे गवर्नर को क्या करना चाहिए कंसिडरिंग जो 2011 में भी लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत अच्छी तरह डिसाइड किया है, सिंध हाई कोर्ट के भी कुछ फैसले हैं कि गवर्नर के इख्तियारात अब महदूद से महदूद होते गए हैं, क्या कहते हैं? देखें, अगर हम माजी पे नज़र दौड़ाएं तो इस सूबे के अंदर MKM के जो गवर्नर हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद जी, जो हैवीवेट चैंपियन सर ऑफ लॉन्ग रनिंग गवर्नर्स, जी बिल्कुल ऐसे हैं। तो मेरा ख्याल में ये किसी शख्स पे अगरचे बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बड़ा एक अलामती ओहदा है, लेकिन ये वफाक और जहाँ पे सूबों के दरमियान राब्ते का एक ज़रिया है, वहाँ पे मुझे लगता है कि इस ऑफिस की इस हवाले से भी अहमियत है कि उस सूबे के अंदर पार्टी मामलात को और पार्टी के लोगों को कई हवालों से फैसिलिटेट करने के लिए भी रोल बनता है। लेकिन अगर वो शख्सियत बुनियादी तौर पे उनकी 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 जो सियासी बसीरत है या उनका अगर वो इस तरह नहीं देखते चीज़ों को तो फिर जाहिर सी बात है इस ओहदा बड़ा एक अलामती और सेरेमोनियल होकर रह जाता है। वरना मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना ही अलामती है कि इसके अंदर कोई मार्जिन नहीं है कोई परफॉर्म करने का। ज़रूर है, लेकिन मेरा ख्याल में इमरान इस्माइल साहब शायद डिस्कनेक्ट हैं कारकुनों के साथ, वहाँ की जो सूबाई क़यादत है उनके साथ भी डिस्कनेक्ट हैं, और साथ में जो मुशावरत का अमल है वो भी कहीं में मिसिंग नज़र आ रहा है। तो जब ये सूरत हाल हो तो फिर आपको लगता है कि पार्टी के अंदर से लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, और ये सूरत हाल में इस वक्त सिंध में देखने को मिल रही है। बिल्कुल ठीक, तो देखते हैं खान साहब इस हवाले से क्या फैसला करते हैं। ठीक जनाब, बिल्कुल ठीक, शराजी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। गवर्नर की शायद अलामती हैसियत हो लेकिन फेडरेशन का वही होता है, और उसी का ये फिर एक फ़र्ज़ है कि सूबे और वफाक के बीच ताल्लुकात ज़्यादा से ज़्यादा स्मूथ हों। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।